Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College अजमेर। लास्ट टर्न पर हम कर नियोजन की समस्याओं में कर नियोजन की सामान्य समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 15-16 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है 17th वो होगा निर्यात के लिए माल बनाने वाले नए स्थापित उद्योगों के लाभों के संबंध में। यदि कोई करदाता ऐसा नया उद्योग स्थापित करता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण निर्मित माल को निर्यात करना है, तो ऐसे उद्यम के लाभों को 10 कर निर्धारण वर्षों के लिए करमुक्त रखा गया है। इस धारा की शेष व्यवस्थाएं मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के समान ही रहेगी, जो हमने पॉइंट नंबर 16 में डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट होगा संपत्तियों के खंडनीय हस्तांतरण के संबंध में। यदि एक व्यष्टि करदाता को संपत्तियों के खंडनीय हस्तांतरण से होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय मानी जाती है, परंतु निम्न हस्तांतरणों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये कौन कौन से हैं? संपत्ति का हस्तांतरण जब किसी ऐसे ट्रस्ट के अंतर्गत किया गया हो जो लाभ प्राप्तकर्ता के जीवन काल में अखंडनीय हो। दूसरा पॉइंट है, यदि जिसको हस्तांतरण किया गया है उसके जीवन काल में हस्तांतरण अखंडनीय हो। या तीसरा है, हस्तांतरण 1 अप्रैल 1961 के पहले किए गए हैं और जो 6 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अखंडनीय हो, तो इन पर ये लागू नहीं होता। परंतु निम्न परिस्थितियों में कोई भी हस्तांतरण खंडनीय हस्तांतरण माना जाएगा। ये कौन कौन से हैं? पहला, यदि हस्तांतरण में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हस्तांतरणकर्ता संपत्ति की संपूर्ण आय या आय के किसी भाग को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पुनः हस्तांतरित कर सकता है। या दूसरा पॉइंट इसमें है, हस्तांतरण में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हस्तांतरणकर्ता संपत्ति की आय अथवा आय के किसी भाग पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्तियों की आय के संबंध में। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन साथी को हस्तांतरित कर दी हो, तो इस संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता की आय में ही जोड़ी जाएगी, परंतु निम्न दशाओं में ये नियम लागू नहीं होगा। यदि संपत्ति का हस्तांतरण उचित प्रतिफल के बदले में हुआ हो, यानी कोई पेमेंट करके फिर हस्तांतरण किया गया हो, या संपत्ति का हस्तांतरण पति पत्नी के अलग अलग रहने के किसी समझौते के अंतर्गत हुआ हो, सेपरेशन के कारण उनमें समझौता हुआ हो और अलग अलग संपत्ति कर दी गई हो, उस आधार पर हो, तो फिर लागू नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है 20वां, अवयस्क बच्चे की आय के संबंध। अवयस्क बच्चे की आय को उसकी माता पिता की आय में सम्मिलित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है। पहला, यदि किसी अवयस्क बच्चे के माता पिता का विवाह अस्तित्व में है, यानी अभी साथ रहते हैं और विवाह अस्तित्व में है, तो अवयस्क बच्चे की आय उसके पिता अथवा माता में से उस अभिभावक की आय में शामिल किया जाएगा जिसकी कुल आय इस वाक्यांश में जो आय बताई है उसको छोड़कर दूसरे की कुल आय से अधिक हो। कहने का अर्थ है कि माता या पिता दोनों में से जिसकी आय ज़्यादा है इस क्लॉज की आय को छोड़कर, तो उसी की आय में उसको शामिल किया जाएगा। और दूसरा, यदि माता पिता का विवाह विच्छेद हो चुका है, तो अवयस्क बच्चे की आय दोनों में से उस अभिभावक की आय में शामिल किया जाएगा जिसने गत वर्ष में उस अवयस्क बच्चे का पालन पोषण किया। यदि अवयस्क बच्चे की आय को माता अथवा पिता में से किसी एक की आय में एक बार शामिल कर लिया जाता है, तो भविष्य में भी इस अवयस्क बच्चे की आय को उसी अभिभावक की आय में शामिल किया जाता रहेगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी परिवर्तन करना आवश्यक न समझे। परिवर्तन के पूर्व दूसरे अभिभावक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया जाना आवश्यक है। परंतु यदि किसी अवयस्क बच्चे ने निम्न आय कमाई हो, तो उस आय को उसके माता पिता की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन सी आय है? पहला, यदि बच्चे ने शारीरिक परिश्रम से कोई आय कमाई हो। या दूसरा, यदि किसी ऐसे कार्य से आय कमाई हो जिसमें उसने चतुराई, कुशलता, विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव का प्रयोग किया हो। इस धारा की व्यवस्थाएं उस समय तक ही लागू रहेंगी जब तक कि बच्चा अवयस्क रहता है।
बच्चे में पोते पोती, भतीजे भतीजी आदि को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में। जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कर नियोजन की निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला ये कि यह छूट केवल व्यष्टि एवं हिंदू अविभाजित परिवार को ही प्राप्त होती है, इंडिविजुअल एंड HUF को ही प्राप्त होती है। दूसरा, यह छूट तभी दी जाएगी जब प्रीमियम का भुगतान उसी वर्ष की कर योग्य आय में से किया जाए। तीसरा है जीवन बीमा प्रीमियम करदाता के स्वयं के संबंध में, उसके जीवन साथी के संबंध में या करदाता के बच्चों के संबंध में ही हो सकता है, अन्य किसी संबंधी के लिए नहीं। चौथा इसमें है यदि पॉलिसी के संबंध में 2 वर्ष के लिए प्रीमियम का भुगतान करने से पूर्व ही उसे बंद कर दिया गया हो तो गत वर्ष में चुकाए गए प्रीमियम के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी तथा जो छूट पहले दी जा चुकी है उसे भी गत वर्ष में देय कर योग्य माना जाएगा। और पांचवा है जीवन साथी तथा बच्चों के साथ करदाता संयुक्त बीमा करवाए तो भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती दे दी जाती है, परंतु करदाता अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम करवाए तो भुगतान किए गए प्रीमियम के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाती। नेक्स्ट इसमें है भविष्य निधि के संबंध में। भविष्य निधि के संबंध में कर नियोजन की निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान यदि वेतन के 12% से अधिक है तो आधिक्य वाली राशि कर योग्य होगी, केवल वेतन के 12% तक ही राशि जो है वो कर मुक्त होगी। दूसरा, अप्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान कटौती योग्य नहीं होता है, यानी अप्रमाणित भविष्य निधि में अगर कर्मचारी ने कोई अंशदान किया है तो वो पूर्ण रूप से कर योग्य होता है। और तीसरा है प्रमाणित भविष्य निधि में जमा ब्याज एकत्रित राशि पर 9.5% की दर तक ही कर मुक्त होता है। अगर 9.5% की दर से अधिक ब्याज एकत्रित हुआ हो तो 9.5% से जो अधिक राशि है वो राशि कर योग्य होती है। लास्ट इसमें है पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दिए गए दानों के संबंध में। पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दिए गए दानों के संबंध में भी निम्न परिस्थितियों में कटौती नहीं दी जाती है। पहला, जब दान नकद ना देकर वस्तु के रूप में दिया जाए, और नगद में भी एक सर्टेन सीमा है कि नगद 1000 2000 तक ही दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा इन कंसिडरेशन अदर देन कैश होना चाहिए, चेक से हो, ड्राफ्ट से हो, नेफ्ट से ट्रांसफ़र हो, लेकिन नगद नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन अमाउंट तक ही नगद पर छूट मिलती है और वस्तु के रूप में दिए गए दान पर बिल्कुल छूट नहीं मिलती है। दूसरा इसमें है यदि करदाता स्वयं पुण्यार्थ कार्य पर खर्च करे तो भी उससे छूट नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी करदाता जो है वो अगर स्वयं पुण्यार्थ कार्य पर खर्च करे तो उसे इसके संबंध में छूट प्राप्त हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कंपनी करदाता को छोड़कर बाकी करदाता अगर स्वयं पुण्यार्थ कार्य में खर्च करें तो उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी। तीसरा इसमें है जिस संस्था को पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दान दिया गया है वह संस्था धारा 80G की कटौती के लिए अनुमोदित अगर नहीं है तो भी ऐसे दिए गए दान की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। 80G के लिए उस संस्था को दिए गए दान के लिए अनुमोदन होना चाहिए। इनकम टैक्स जो CBDT है उसके संबंध में उनको अनुमति देती है, सर्टिफिकेट जारी करती है कि कितने समय तक के लिए मान्य होगा, तभी छूट दी जा सकती है। चौथा इसमें है अगर सकल समायोजित कुल आय के 10% से अधिक राशि दानों के संबंध में दी गई है तो उस अधिक राशि के लिए कोई कटौती नहीं दी जाती है। सकल समायोजित कुल आय के 10%, सकल समायोजित का अर्थ है GTI ग्रॉस टोटल इनकम में से हम धारा 80 के अन्य जो डिडक्शंस हैं वो घटा देते हैं 80G को छोड़कर। उसके बाद जो इनकम बचती है उसका अगर 10% से ज़्यादा आपने दान दिया है तो वो अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा छूट के लिए, केवल ऐसी सकल समायोजित कुल आय के 10% के लिए, उससे ज़्यादा उसको छूट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ 22-23 पॉइंट्स देखे हैं जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि कर नियोजन की सामान्य समस्याएं
जो जनरल प्रॉब्लम ऑफ टैक्स प्लानिंग है, उस जनरल प्रॉब्लम ऑफ टैक्स प्लानिंग में ये कोई 22-23 पॉइंट्स आए हैं, इनके संबंध में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कर नियोजन की समस्याओं को, जो दूसरा भाग जिसमें हमने बांटा था कर नियोजन की प्रशासनिक विधान के संबंध में समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग इन कंटेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेचर, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।